हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स करेंगे। मैं आपको लिटरेरी टर्म्स एमसीक्यू के माध्यम से समझाऊंगा, जो आसान होंगे उन्हें डायरेक्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट बहुत ही आसान है। हाउ डज एन एबीसी पॉम स्ट्रक्चर इट्स लाइंस और स्टेंजास। एबीसी पॉम जो होती हैं उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एक बताइए आंसर। सी, बाय बिगिनिंग ईच लाइन और स्टेंजा विद अ कंसेक्यूटिव लेटर ऑफ द अल्फाबेट। बिगिनिंग लाइन या स्टेंजा। अगर स्टेंजा है, मान लीजिए 3 स्टेंजा है या 4, उनका जो अल्फाबेट है, जो शुरुआती लाइन का अल्फाबेट है, वो मान लीजिए डी, ई, एफ, जी है। स्टेंजा का फर्स्ट लाइन का अल्फाबेट अगर कंसेक्यूटिव है तो वो एबीसी फॉर्म कहलाएगी। या फिर स्टेंजा जो है 4 लाइन का स्टेंजा है, उसका जो लेटर्स हैं वो कंसेक्यूटिव है तो वो भी एबीसी पॉम्स कहलाएगी। एबीसी पॉम्स हमें जो बच्चों की जनरली जो पॉम्स होती है उनमें मिलती है, एक तरीका फन होता है ना पढ़ना। इनमें जो हर एक लाइन होती है, ईच लाइन या फिर स्टेंजा की जो शुरुआत होती है, बिगिंस जो शुरुआत होती है वो कंसेक्यूटिव लेटर में होती है। जैसे यहाँ पे जो लाइन है एक स्टेंजा की ए बी सी, तो ये ए बी सी फॉर्म है। ये जो अल्फाबेट है वो कोई से भी हो सकते हैं, ई एफ जी एच भी हो सकता है, आई जे के एल भी हो सकता है, ये लाइंस भी हो सकती हैं और स्टेंजा के शुरुआत ही जो है वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं। सेकंड बहुत आसान है, कई बार वर्ड्स में पूछा भी आता है, एवरेज। अगर हम कहें वर्ब में तो इसका मतलब होता है संक्षेप करना। कोई भी चीज जो लिखी या बोली गई हो उसे आप छोटा कर दो, शॉर्ट कर दो, रिटन और स्पोकन, बिना मतलब को चेंज किए, तो उसे एवरेज कहते हैं। इसी का नाम होता है एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट जो होता है ये बुक या प्ले, कोई भी चीज जो बुक या प्ले, कोई भी चीज जो कंप्लीट चीज है जिसे छोटा करा गया है उसे एब्रिजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूटिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, पॉलिटिक्स में भी जो है यूज होता है ये वर्ड। एक के बताइए कौन सा है ये। एब्सोल्यूटिज्म। बी, द प्रिंसिपल दैट देयर आर डेफिनेट बेसिक अनचेंजिंग स्टैंडर्ड्स बाय विच अ वर्क ऑफ आर्ट कैन बी जज्ड। ये एक तरीके का प्रिंसिपल सिद्धांत होता है जिसके हिसाब से किसी वर्क को जज करा जाता है। और ये सिद्धांत ये माने जाते हैं कि ये कंफर्म है, ये पक्के हैं, इनके हिसाब से वर्क अच्छा और बुरा मान लिया जाता है, चाहे वर्क कितना भी अच्छा हो। अगर हम बात करें एब्सोल्यूटिज्म की, तो एब्सोल्यूटिज्म पॉलिटिक्स में यूज होता है। एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें सिंगल रूलर हो, ग्रुप हो या पॉलिटिकल पार्टी हो जिसके पास में पूरी पूरी ताकत हो। इसे एब्सोल्यूटिज्म को हम कहते हैं निरंकुश शासन, जब एक व्यक्ति या पार्टी के पास में ताकत आ जाए। अगर हम बात करें लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, तो ये सिद्धांत होता है जिसके हिसाब से जो होता है कुछ बेसिक रूल्स जो होते हैं उनको अप्लाई करके कोई वर्क होता है उसको जज करा जाता है कि ये सही है या गलत है। और ऐसे रूल्स हैं जिनको ये माना जाता है कि ये इनमें में बदलाव नहीं करा जा सकता, ये बिल्कुल पक्के हैं रूल्स। तो इन रूल्स को जो होता है वो एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है। कला के कार्य को जांचने के लिए निश्चित मौलिक अपरिवर्तनीय मानदंड मापदंड जो होते हैं उन्हें एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। बहुत इजी है एब्स्ट्रैक्ट। भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ऐसे आइडियाज या कॉन्सेप्ट जिन्हें हम केवल महसूस करें उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जो कॉन्क्रीट ना हो, टेंजिबल, जिसे छूकर जो है एहसास नहीं करा जा सकता, कॉन्सेप्ट या आइडिया, इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे राइटर जब होता है एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज का यूज करता है लव को दिखाने के लिए, जस्टिस और फ्रीडम को। जब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दिखाया जाता है तो बहुत ज्यादा इमेजरी का यूज करा जाता है, मेटाफर का, सिंबोलिज्म, संकेतों का बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। संकेतों के द्वारा जो वर्क होता है वो ऐसे विचार व्यक्त करे जाते हैं जो हम केवल महसूस करें, उसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कहते हैं। फिफ्थ, एक्मिज्म। 20 सेंचुरी या उससे पहले बात करें तो पोम्स जो होती हैं उनको इतना ज्यादा मुश्किल बना दिया गया कि जो पढ़ने वाला होता था उसे समझने में दिक्कत होती थी, डिक्शनरी का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता था। उसके खिलाफ में एक मूवमेंट शुरू हुई थी 1911 में रशिया में, एक्मिज्म। इस मूवमेंट जो था उसके जो सदस्य थे वो कई एक सारे पोएट्स थे। और ये मूवमेंट जो थी किसके खिलाफ थी, जो वेगनेस ऑफ सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म होता है संकेत, संकेत में जो अस्पष्टता थी, मींस आपने पोम लिखी, अब आप जो है डायरेक्ट मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहे हो, घुमा फिरा के बात करो, सिंबोलिज्म जो है वो ऐसे यूज करो जो पढ़ने वाले को समझ में ही ना आए, उससे जो होता है डिक्शनरी का यूज करना पड़े। तो अस्पष्टता थी, इसके खिलाफ थे ये, सिंबोलिज्म की अस्पष्टता के खिलाफ। ये बात करते थे एब्सोल्यूट क्लैरिटी, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, पोम पढ़ो और आपको समझ में आ जाए।
प्रिसाइज, स्वच्छ और कॉन्क्रीट इमेजरी होनी चाहिए। जो इमेजरी दिखा जो यूज करी गई है पोम में, वो बिल्कुल ऐसी हो कि पढ़ने वालों को बिल्कुल साफ पता लग जाए कि ये मीनिंग कन्वे करा गया है। जैसे बच्चों की पोम होती है, उसमें कभी भी जो होता है डिक्शनरी की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इमेजरी यूज करी जाती है, तो बिल्कुल कोई भी जना आसानी से समझ जाएगा। तो ये मूवमेंट जो थी, एक तरीके की अस्पष्टता के खिलाफ थी और कॉन्क्रीट इमेजरी की बात करती थी। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू में। अब आप बताइए, आपको बता दिया है। फिफ्थ, व्हाट इज एक्मेजिम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी, अ लिटरेरी मूवमेंट दैट sought टू अपोज द वेगनेस ऑफ सिंबोलिज्म। जो वेगनेस ऑफ सिंबोलिज्म के खिलाफ थी, अस्पष्टता, संकेतों की अस्पष्टता के खिलाफ थी। और ये बात करती थी, एडवोकेटिंग बात करती थी, प्रिसाइज, साफ और कॉन्क्रीट इमेजरी की बात करती थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्रोनिम। एक्रोनिम से मतलब है कि आप जब शुरुआती लेटर्स को यूज करो, कोई बहुत बड़ा नाम है, उसके शुरुआती लेटर को यूज करो, जैसे नासा और एड्स, ये शुरुआती लेटर को यूज करके वर्ड बनाया गया है। अब मैंने अलग अलग नहीं पढ़ ले, नासा एक पूरा का पूरा वर्ड बना दिया। ऐसी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पूरे नाम को शॉर्ट फॉर्म यूज करके पूरा एक शब्द बन गया एड्स। तो जब हम कोई शब्द बनाते हैं शुरुआत के इनिशियल्स यूज करके, तो उसे हम एक्रोनिम कहते हैं। और ये नाम बन जाते हैं, ये नाम हो गए हैं एक तरीके से, वर्ड्स का अल्फाबेट का यूज करके ये नाम हो गए। एक्रोनिम्स अलग होते हैं इनिशियलिज्म से। इनिशियलिज्म्स क्या होते हैं? जैसे एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इससे हम अलग अलग ही पढ़ते हैं। एफबीआई को एफबीआई को अलग अलग पढ़ते हैं, जबकि जो एक्रोनिम होते हैं इन्हें हम मिला के एक वर्ड के तौर पे पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा अलग होते हैं इनिशियलिज्म से। एक्रोनिम क्या बतलाता है, आप देख के बताइए, आसान है। इसका आंसर है बी, अ वर्ड फॉर्म्ड बाय टेकिंग द इनिशियल लेटर्स। इनिशियल लेटर से जब वर्ड बनता है ऑफ अ फ्रेज एंड मेकिंग अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बने, तो उसे हम एक्रोनिम कहते हैं। सेवेंथ, एन acrostic is a poem or sometimes a piece of prose in which the first letter of each line or paragraph forms a word or phrase। भाई कोई पोम है या प्रोज में कोई वर्क लिखा हुआ है, और जो उसकी लाइन है, लाइन, वो कोई वर्ड बनाए। जैसे यहाँ पे क्या बना, जो लाइन है शुरुआती, उससे एक वर्ड बना रोज, तो ये क्या कहलाएगा, एक्रोस्टिक। और ये जो पोम्स होती हैं एक्रोस्टिक पोम्स कहलाती हैं। ये जो लाइन होती हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ अ ईच लाइन या पैराग्राफ, या तो ये लाइन का वर्ड हो, फर्स्ट अल्फाबेट हो, या फिर जो है जो पैराग्राफ हो उसका फर्स्ट अल्फाबेट हो। और ये एबीसी फॉर्म से अलग होती है। एबीसी फॉर्म में जो बन रहा था वो कंसेक्यूटिव लेटर्स थे, यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं, यहाँ पे जो है वर्ड बनता है, जैसे यहाँ पे बना ROSE। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का व्हाट इज एन एक्रोस्टिक। अब बताइए एक्रोस्टिक क्या होता है। इसका आंसर है ए, अ फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन और पैराग्राफ, फर्स्ट लेटर हो ईच लाइन या पैराग्राफ का, वो एक वर्ड या फ्रेज बनाए, तो उसे हम एक्रोस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट, एडेज, बहुत ही आसान है। सेइंग, सेइंग कहावत, जिसमें बहुत बड़ी बात करी है, ट्रुथ, पीस ऑफ विजडम, तो उसे हम एडेज कहते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत ही आसान है। 13, एडिनेशन। एडिनेशन बतलाता है जब हम कोई चीज बड़ा चढ़ा के एग्जेगरेशन करें, हाइपरबली, एक तरीके हाइपरबली है जब बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात करें और किसी चीज की इम्पॉसिबिलिटी की बात हो, तो उसे एडिनेशन कहते हैं। एडिनेशन के द्वारा हम इमोशंस को व्यक्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो एक तरह का एग्जेगरेशन हाइपरबली होता है, इसे हम एडिनेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, मेरे पास कई सारी मिलियन चीजें करने के लिए। इट इज कोल्डर देन द नॉर्थ पोल आउटसाइड, यहाँ पे नॉर्थ पोल से ज्यादा ठंड है, तो इसे हम एडिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एडिनेशन। अब बताइए इसमें क्या है, एडिनेशन किसको बतलाता है। इसका आंसर है डी, अ टाइप ऑफ एग्जेग्रेशन। ये एग्जेग्रेशन है या हाइपरबोली है जो जोर देती है इम्पॉसिबिलिटी, किसी चीज, घटना या किसी चीज के बारे में, एक्शन की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है ड्रामेटिक इफेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं,
ईस्थेटिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ईस्थेटिज्म, जितने भी पोएट्स हैं उन्होंने अपने वर्क्स में ब्यूटी को डिफाइन करा है। लेकिन एक मूवमेंट चली थी जिसमें जोर दिया गया कि जो वर्क्स हैं, चाहे वो राइटिंग हो, लिखा गया, पेंटिंग हो, या कोई और वर्क हो, जैसे मूर्ति बनाना है, कोई भी चीज हो, कोई भी कला है, उसमें ब्यूटी को दिखाना चाहिए। क्योंकि जो वर्क आर्ट है, आर्ट का उद्देश्य ही होता है आर्ट फॉर आर्ट सेक। कला कला के लिए होती है। तो इस्थेटिज्म जो है, ये 19 सेंचुरी, लेट 19 सेंचुरी में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। लेट 19 सेंचुरी से मतलब 1870 1880, इसके आसपास ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और ये जोर देती थी ब्यूटी के ऊपर जो है वो कार्य होना चाहिए। और इस्थेटिक एक्सपीरियंस, आर्ट और लिटरेचर की जो सुंदरता है उसको व्यक्त करा जाना चाहिए। अगर बात करें तो इसका मतलब सौंदर्य बोध। इस्थेटिज्म मतलब सौंदर्य बोध। आर्ट का मेन उद्देश्य होना चाहिए सौंदर्य, ना कि नैतिकता की बात हो। इसका एक स्लोगन था, आर्ट फॉर आर्ट सेक। कला कला के लिए होती है। और ये मोरल पर्पस, जो नैतिकता की बात होती थी, जो वर्ड्सवर्थ ने बात करी थी, बिल्कुल उसके खिलाफ में थी। इस्थेटिज्म की अगर हम बात करें तो इसको नाम दिया गया था, एक क्रिटिक थे वॉल्टर हैमिल्टन। वॉल्टर हैमिल्टन ने एक वर्क लिखा था, द इस्थेटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड 1882। 1882 जो मैं ये वर्क लिखा था, उसमें इस वर्ड का यूज करा था वॉल्टर हैमिल्टन ने। जो जाने माने इसके राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पैटर, डांटे गैब्रियल रोजेटी, और दूसरे कई एक सारे राइटर्स है। इसमें ऑस्कर वाइल्ड और वॉल्टर पैटर का आप जरूर नाम ध्यान रखिएगा, वॉल्टर पैटर का। 1890 के आसपास इस मूवमेंट का नाम थोड़ा बिगड़ गया और वो कहा जाने लगा डिकेंडेंस। डिकेंडेंस कहा जाने लगा। ऐसा हुआ, ये मूवमेंट जो थी ये ज्यादातर ब्यूटी पे जोर देती थी कि जो पेंटर है, अगर कोई वो चीज पेंटिंग बना रहा है तो वो ब्यूटी को दिखलाए, वो आसपास जो है ना धुआं और जो बुराई है उसको ना दिखाए। इस वजह से जो लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट को क्रिटिसाइज करा जाने लगा। वो इस मूवमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो सच्चाई को नहीं दिखला रहे थे। एक वर्ग ऐसा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा अमीर हो गया, एक बहुत ज्यादा गरीब हो गया। तो ये मूवमेंट एक सच्चाई को नहीं दिखलाई जा रही थी। इस वजह से इस मूवमेंट के को एक वर्ड दिया गया डिकेंडेंस। डिकेंडेंस होता है गिरावट होना। इस मूवमेंट को क्रिटिसाइज करा जाने लगा और वर्ड यूज हो गया, ये जो एस्थेटिज्म था इसको कहा गया डिकेंडेंस। एस्थेटिज्म से ये जो है एक वर्ड ही बनता है इस्थेटिक्स। इस्थेटिक्स को हम कहें तो सौंदर्य शास्त्र। एक तरीके का ये एक पढ़ाई है, फिलॉसफी, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है एक तरीके से, जो ब्यूटी और आर्ट की बात करती है। ब्यूटी और आर्ट को जब आप पढ़ो तो उसे हम कहेंगे सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, सुंदरता का अध्ययन, विशेषकर कला में। ये वर्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको 10 लिटरेरी टर्म्स समझाए, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड।